नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ओम बिरला के साथ जो हो रहा है या ओम बिरला लोगों के साथ जो कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से एक चीज़ साफ लग रही है और वो ये कि आने वाले समय में ये मोदी जी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाले हैं। कम से कम मोदी जी ये चाहते होंगे कि ये वाला जो सत्र है लोकसभा का, वो निपट जाए, किसी तरह से ये सत्र निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से एक विश्वास की कमी स्पीकर के प्रति इस बीच में देखने को आई है। कोई भी स्पीकर पे वोट भले ही ले लिया हो लेकिन विश्वास करने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत में वो एक कमज़ोर फ्रंट पे खड़े हैं। लेकिन ये कमज़ोर फ्रंट क्या मोदी जी की इस पूरी चीज़ों से कोई पॉलिटिकली हालत ख़राब होने वाली है? क्या मोदी जी को नुकसान होने वाला है? क्या जनता के बीच में छवि इतनी ख़राब हो जाएगी कि वोट ना मिले? तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कौन सी वजह जिसके कारण वो सबसे बड़ी कमज़ोरी बनते जा रहे हैं मोदी जी की, और वो कौन से हालात हैं जिनमें मोदी जी के लिए अचानक ओम बिरला फैक्टर एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है? कांग्रेस के खेमे में और दूसरी जगहों पर जो काम चल रहा है, जो रणनीतियाँ वो बना रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि कभी भी अचानक ऐसा हो सकता है कि मोदी जी के लिए एक जोर का झटका हो सकता है। वो जोर का झटका कैसे होगा? मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, मान लीजिए, तो उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए पहले एक नोटिस जाएगा। उस नोटिस जाने के बाद में स्पीकर के यहाँ पे मामला जाएगा। स्पीकर को उसको जब शेड्यूल करना है तब करेगा, जितने दिन टालना है टाल लेगा, क्योंकि वहाँ पर मोदी जी ने अपना स्पीकर बना के एक पावरफुल आदमी बिठा दिया है जो संसद में मोदी जी की रक्षा करेगा। मोदी जी का संसद में रक्षा कवच ओम बिरला को कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि खुद मोदी जी भी जानते हैं और ओम बिरला भी जानते हैं कि वो तटस्थ व्यक्ति हैं और सदन के दोनों लोगों को एक नज़र से देखेंगे। ऐसी हालत में जो सबसे बड़ा रिस्क है मोदी जी के लिए वो ये है कि विपक्ष जो लगातार एक छवि बना रहा है ओम बिरला की, वो छवि जनता के बीच में जा रही है। जनता के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि ओम बिरला जो है वो लगातार बेईमानी कर रहे हैं, और जो मोदी समर्थक हैं वो भी लगातार यही बात लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़ी है, स्पीकर है तो वो अपनी सत्ताधारी पार्टी का सपोर्ट करता है, कोई नई बात नहीं है, होता रहा है, होता रहता है। ये बातें हम देख रहे हैं, हमारे सामने आती हैं। लेकिन अभी मसला ये है कि ये छवि लगातार बन रही है। इस बीच में ओम बिरला ऐसे ऐठ रहे हैं, वैसे ऐठ रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चुप बैठ जाओ, चुप बैठो, तुम बैठो चुप, जो कुछ उनको करना है वो करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जाके एक चीज़ समझ में आती है कि बिरला को ये सब करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों मोदी जी ओम बिरला के ज़रिए ये सब करवाना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मोदी जी नहीं चाह रहे हैं कि ओम बिरला ये सब करें, लेकिन अगर रोज़ रोज़ एक एक मामले में एक एक वायरल वीडियो पे प्रधानमंत्री जी स्पीकर को अगर कोई निजी सलाह देने लगेंगे कि हल्का हाथ चलिए, ठंडे हाथ से रखिए, या थोड़ा सा रुक कर चलिए, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम मैसेज हो जाएगा और स्पीकर को अनावश्यक दबाव देना हो जाएगा। हालांकि कोई बहुत नैतिकता वहाँ मोदी जी के कैंप में इस तरह की नहीं है, लेकिन मोदी जी इस खतरे को भांप रहे हैं और विपक्ष को पता है कि ये वो जगह जहां से मोदी जी को बड़ी तगड़ी वाली धोबी पछाड़ दे सकते हैं। और वो धोबी पछाड़ ये है कि मोदी जी की सरकार गिराना नहीं गिराना भी एक अलग मसला है। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि जेडीयू जो है वो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, तो नीतीश कुमार ठीक उसी तरह से बीजेपी के कभी जॉर्ज फर्नांडीज़ के टाइम में ख़ास आदमी हुआ करते थे, जैसे संजय झा इस समय नीतीश कुमार के टाइम पे। जैसे जॉर्ज फर्नांडीज़ बहुत सारी मानसिक बीमारियों, बुढ़ापे से जनित कुछ मानसिक विकारों का शिकार हुए, नीतीश के बारे में भी ये चर्चाएं लगातार की जा रही हैं, यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार की तरफ से फ़िलहाल सरकार गिराने के लिए तो कुछ होना नहीं। नीतीश कुमार हो सकता है गिर जाएं जेडीयू के अंदर, हो सकता है कि कोई शिंदे निकल आए, शिंदे या संजय झा मिलते जुलते नाम हैं, और वो नीतीश कुमार की जगह जेडीयू पे कब्ज़ा कर ले।
ये भी हो सकता है कि कोई पशुपति निकल आए और वो पार्टी पे कब्जा कर ले। लेकिन ये समर्थन भले ही आगे चुनाव में जाके उल्टा पड़ जाए, जैसे महाराष्ट्र में पड़ा, जैसे बिहार में पड़ा और चिराग पासवान की वापसी हुई, लेकिन वो स्थिति संसद में तो रहने वाली है। यानी संसद में आज जेडीयू की ताकत तो मोदी जी के साथ में है, मोदी जी की पकड़ में है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप मोदी जी की सरकार गिरा लोगे। तो मोदी जी को सबसे बड़ा झटका विपक्ष क्या दे सकता है? अब अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये जितना फूं फां कर रहे हैं, जितनी अकड़ दिखा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब ओम बिरला जी, वो सबसे कमज़ोर कड़ी हैं, सबसे कमज़ोर कड़ी हैं इस समय बीजेपी के अंदर। सरल शब्दों में कहूँ तो ओम बिरला को हटाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत। जितने लोकसभा के सदस्य हैं उनमें सिर्फ एक सदस्य ज़्यादा हो जिस पार्टी की तरफ, वो इनको गिरा देगी। जिस फॉर्म में चल रहे हैं ओम बिरला, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि किसी दिन अचानक उनका इम्पीचमेंट आ जाए या उनको हटाने का प्रस्ताव आ जाए। हटाने का प्रस्ताव आएगा तो ये पहला ऐसा मौका होगा कि जब उस प्रस्ताव को स्पीकर के हाथ में नहीं होगा कि दायां बाएं कर दे। अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो स्पीकर के हाथ में होगा कि वो कुछ समय टाल लें, आगे कर लें, पीछे कर लें, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन अगर स्पीकर का इम्पीचमेंट आता है तो ऐसी स्थिति में स्पीकर के लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं होगा? आसान इसलिए नहीं होगा कि कोई भी सदस्य, एक सदस्य लोकसभा के सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखेगा और चिट्ठी लिखकर बोलेगा कि हम स्पीकर को हटाना चाहते हैं, हमें ओम बिरला में विश्वास नहीं है और हम चाहते हैं कि आप सदन में वोटिंग करा लें, कौन लोग चाहते हैं कि ओम बिरला रहें या ना रहें। बस इसको करने के बाद सदन के अंदर ध्वनि मत से एक चीज़ पूछी जाएगी और वो चीज़ ये होगी कि 30 सदस्य कौन हैं जो खड़े होना चाहते हैं ओम बिरला के खिलाफ। सदन के अंदर 30 सदस्य खड़े होंगे कि इस प्रस्ताव के यहाँ सब समर्थन में है, उसके बाद वो प्रस्ताव लाया जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो लोग इस प्रस्ताव को लाना चाहेंगे उनको एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी सेक्रेटरी को लोकसभा के और उसकी एक कॉपी भेजनी पड़ेगी ओम बिरला को। बस ओम बिरला को सिर्फ सूचित करना है कि हमने कह दिया है आपके खिलाफ इम्पीचमेंट आ रहा है। अब आप सोचिए जिस तरह का पूरा माहौल बना रहे हैं ओम बिरला और जिस तरह की चिड़न और कोढ़न लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, किसी दिन उन्होंने किसी एनडीए के समर्थक दल के किसी व्यक्ति को किसी कारण से नाराज कर दिया या कहीं किसी जगह प्राइवेट जगह पे बैठे हुए कुछ सदस्यों ने चर्चा की ये तो हमारा बाप बन रहा है, ये आदमी तो बुरा व्यवहार कर रहा है, और उन्होंने तय कहा कि इनको ठिकाने लगाते हैं, तो मोदी जी की सारी इज्जत, सारी नाक एक वोट से गिर सकती है। सिर्फ बहुमत चाहिए और बहुमत मिलते ही बिरला जी बाहर, और सिर्फ 30 आदमी चाहिए जो बिरला जी के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करें। निश्चित तौर पे जब बिरला जी के खिलाफ प्रस्ताव आएगा तो वहाँ जो पीठासीन होगा, जो व्यक्ति वहाँ पर अध्यक्षता कर रहा होगा सदन की, वो ओम बिरला नहीं होंगे। उन 30 लोगों के समर्थन करते के साथ ही संसद में इस प्रस्ताव पर बहस शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग ओम बिरला के आचरण पर सवाल करेंगे और वो कहेंगे कि ये स्पीकर हमारा विश्वास खो चुका है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, ये तटस्थ स्पीकर नहीं है। यानी मोदी जी के सामने ये जो जितना ये मामला बढ़ता जा रहा है उतना ही ज़्यादा मोदी जी की 2 पहिए की गाड़ी का एक बहुत अहम पहिया कमज़ोर होता जा रहा है। ये पहिया कब टूट जाएगा पता नहीं, क्योंकि ये पहिया, इस पे तनाव बढ़ रहा है, इस पे दबाव बढ़ रहा है, इस पे प्रेशर बढ़ रहा है। कई सारी गलतियां आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इससे पहले मोदी शाह कर चुके हैं, उसका बड़ा खामियाजा भुगता है। जैसे तोड़फोड़ करने की कोशिश, जहाँ जहाँ तोड़कर दूसरी पार्टियों से लोग लाए वहाँ उनको चुनाव में नुकसान हुआ। खुद ओम बिरला को
बुरी हालत में पहुंचाने वाला आदमी, जो उनको जीतने बस किसी तरह जीत गए, वो आदमी भी बीजेपी का ही आदमी था, जो वहाँ पर बागी उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा था, वसुंधरा खेमी का था। तो इस तरह से जो लगातार असंतोष है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही खिलाफ बढ़ाया। उस असंतोष के कारण बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बाहर नहीं निकले। नतीजा ये है कि वैसा की टेक कर मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब उसी तरह से ओम बिरला के मामले में भी एक चीज़ बड़ी साफ समझ लीजिए कि ओम बिरला अगर एक कमज़ोर फ्रंट साबित होते हैं तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। कुछ चीज़ें लगातार सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जैसे उनकी बेटी को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि वो आईएएस अधिकारी कैसे बन गई, पहले ही अटेम्प्ट में कैसे निकल गई, वो तो मॉडलिंग किया करती थी, यूपीएससी में कौन सा खेल हुआ। अब यूपीएससी का जहाँ तक सवाल है, मैं उसके कोई बहुत उस पर सवाल नहीं उठाऊँगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि यूपीएससी में वही लोग होते थे ना जो आजकल एनटीए चला रहे हैं। वही व्यक्ति जिसपे मैंने वीडियो बनाया था कि वो पहले यूपीएससी में थे फिर एनटीए में आए, वही व्यक्ति जो आरएसएस की सिफारिशी चिट्ठी से नियुक्ति पाए हुए हैं, वही व्यक्ति जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रहे, जो वहाँ मध्य प्रदेश में रहे, तो बहुत सारे आरोप लगे घोटालों के उनके बोर्ड पर। तो यूपीएससी में तो वही हुआ करते थे। तो ये आरोप जो है ये छोटा आरोप नहीं है। इसके अलावा बिरला जहाँ से जीत कर आते हैं कोटा से, वहाँ पर कोचिंग माफिया का सबसे बड़ा हब है। अनगिनत बच्चे सुसाइड करते हैं तब प्रेशर में पढ़ाई के, और जाहिर बात है कि बहुत सारे लोग बिरला के नज़दीक भी होंगे, बहुत सारे लोग उनको फंडिंग भी करते होंगे, बहुत सारे लोग उनके निकट होंगे, बहुत सारे लोगों से उनका एक रिश्ता भी बना होगा। जो नीट वाला घोटाला है, जो नीट तो है पर क्लीन नहीं है, उस घोटाले के साथ भी बिरला का नाम जोड़ना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा, बहुत असंभव चीज़ नहीं होगी। ये काम आसानी से किया जा सकता है और किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं इस तरह की बहुत सारी पोस्ट देख चुका हूँ। यानी बिरला हर तरफ से निशाने पे हैं। जिस गद्दी पर बैठे हैं वो न्यायाधीश की गद्दी है, और वहाँ पर कोई भी पक्ष, खास तौर पर विपक्ष, ये मानने को तैयार नहीं है कि बिरला न्याय कर सकते हैं। इस बात को तरह तरह से लिखित में चिट्ठी लिख के सदन में बोलकर कहा जा चुका है। मैंने पूरा वीडियो बनाया था, कल परसों का वीडियो है, लोगों ने बहुत पसंद किया, करीब 2 मिलियन के आसपास को लोगों ने देख लिया है। राहुल गांधी का भाषण देख लीजिए, अखिलेश का देख लीजिए। तो वो पूरी सिचुएशन जो है वो इस वक्त बिरला को एक ऐसी कमज़ोर कड़ी बनाती है जिसको हिट करते ही मोदी जी का ताश का महल भर भरा कर गिर जाएगा। मोदी जी की जो सरकार है उसमें आप चंद्रबाबू नायडू ये वो बड़ी बड़ी बातें जो भी कर रहे हैं, वो सरकार बहुत ख़तरनाक स्थिति में है। सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी एक अलग मसला है, लेकिन स्पीकर का हार जाना और स्पीकर का बाहर कर दिया जाना प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक पराजय होगी। इतनी बड़ी नैतिक पराजय होगी जिसको संभालना मुश्किल होगा प्रधानमंत्री के लिए। और इतना ही नहीं, अगर ओम बिरला ये सब कर रहे हैं तो इसको लेकर एक और चिंतन चल रहा है, एक और सोच चल रही है। कुछ लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह सकते हैं। और वो सोच ये चल रही है कि बिरला ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार कमज़ोर हो जाए। हालांकि ये बात भरोसे के काबिल नहीं है, मुझे भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ओम बिरला उस संघ से आते हैं जो लगातार मोदी जी पर हमले कर रही है, मोदी जी की लोकतांत्रिक स्थितियों पर सवाल उठा रही है। और वो ओम बिरला अगर भारतीय जनता पार्टी के सदन में व्यवहार को लेकर उसकी छवि खराब कर रहे हैं, स्पीकर को वल्नरेबल बना रहे हैं, स्पीकर के पद पर उंगलियां उठ रही हैं, और स्पीकर का पद धीरे 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 करके खतरे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या ओम बिरला के पीछे वो फोर्सेस हैं जो फोर्सेस मोदी जी को ये बताना चाहती हैं कि सेवक का धर्म विनम्रता होता है? वो ये बताना चाहती हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, ये वही शक्तियां हैं क्या? तो ये एक अलग तरह की थ्योरी है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो ये है कि जिस पहलवान को आगे भेज भेज कर डिशुम करवा रहे हैं मोदी जी, उस पहलवान के अपने हाथ पाँव में यहाँ पर कुछ दम है क्या? वो पहलवान क्या टिक पाएगा? ऐसा तो नहीं है कि 1 सेकंड में विपक्ष उसको धोबी पछाड़ दे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ओम बिरला मोदी जी की एक बड़ी कमज़ोरी बन गए हैं, और वो कमज़ोरी, इस सरकार की कमज़ोरी भी
बन सकती है और मुमकिन है कि हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश की राजनीति में सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, इम्पीचमेंट या कुछ भी कह लें, वो हमको देखने को मिल जाए। क्योंकि इस अनुशासन के मामले में और सदन के मामले में संविधान बड़ी सीधी सी बात कहता है, जिस दिन सदन का बहुमत, देखिए दो तरह का बहुमत, एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी होती है जो सदन में उस वक़्त मौजूद लोग हैं उनमें से बहुमत। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं और उतने भर से सीन बदल जाता है। और एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी सदन के अंदर जितने मेंबर हैं उनमें मेजोरिटी। तो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है उसमें 50% से एक वोट ज़्यादा अगर आ गया तो आसानी से स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो जिस स्पीकर की अपना स्थायित्व इतना कमज़ोर है, जिसको कहीं कोई 2/3 3/4 की ज़रूरत नहीं है, वो स्पीकर उस सत्र में जब सरकार बजट लाने वाली है, क्योंकि पहले तो बजट आया नहीं था, पहले तो एक जो काम चलाऊ बजट होता है, वो अनुदान जो मांगे होती हैं वो आई थी, अब पूरा बजट आएगा। ऐसे में ओम बिरला का ये पाले में घुस घुस के आगे वाली लकीर पे जा के कबड्डी खेलना, बावजूद इसके कि उनके हाथ पांव में जान नहीं है, अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। और ये मेरी नज़र में इस समय मोदी जी की सबसे कमज़ोर कड़ी है। ये पुराना विपक्ष नहीं है। इस समय सामने वाली टीम में जिसमें आप कबड्डी बोलने जा रहे हो उसमें 6 के 6 खिलाड़ी हैं, तो काम आसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे स्थितियों का जो विश्लेषण है। नमस्कार, जय हिंद।